नमस्कार मित्रों, मैं मीनाक्षी स्वामी आपके साथ उपस्थित हूँ अपनी कहानी लेकर। जन सुलभ पुस्तकालय का अर्पण कुमार जी का हृदय से आभार इस प्रतिष्ठित गरिमामय मंच पर अवसर देने के लिए। पिछले दिनों यहाँ इसी मंच पर आदरणीय नासिरा शर्मा जी को, मृदुला गर्ग जी को सुना। इस मंच के माध्यम से वरिष्ठों को सुनने इतने सहजता से अवसर मिला और उनके अनुभवों का लाभ मिला। बहुत सारे टिप्स भी मिले। युवा रचनाकार अलका अग्रवाल को जानती थी, पर उनके लेखन की पृष्ठभूमि को इतनी गहराई से जानने का मौका इसी मंच के जरिए मिला। अर्पण कुमार जी इसके माध्यम से सच्ची साहित्य सेवा कर रहे हैं। उन्हें साधुवाद। इस मंच पर पहली बार आई हूं, इसलिए अपनी रचना प्रक्रिया के बारे में, अपनी रचनाओं के बारे में, नमस्कार अलका जी, लेखकीय जद्दोजहद के बारे में बताना भी उचित होगा। यदि इस बात का जवाब देना हो कि लिखना कैसे शुरू हुआ, तो कह सकती हूँ नमस्कार शैलेंद्र जी, नमस्कार। यदि इस बात का जवाब देना हो कि लिखना कैसे शुरू हुआ, तो कह सकती हूँ कि हमारे घर में शुरू से ही साहित्यिक वातावरण था। मेरे पिता श्री सुदर्शनाचार्य जी स्वामी मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति में वर्षों तक मंत्री पद पर और कार्यकारिणी में रहे। बचपन से ही उनके साथ साहित्यिक आयोजनों में जाने का, मूर्धन्य साहित्यकारों को सुनने का, उनके संपर्क में आने के बहुत सारे अवसर मुझे मिलते रहे। इसके साथ ही पढ़ने के संस्कार भी मिले। इसका श्रेय समिति के पुस्तकालय को भी जाता है। गर्मी की छुट्टियों में हम इस तरह किताबें पढ़ते थे कि जैसे परीक्षा हो, और पढ़ने की गति भी बहुत ही तेज थी। जब हम छुट्टियों में जाते थे अपने नाना जी के यहाँ, तो हम उनसे किताबें मांगते थे। वही हमारी प्राथमिकता हुआ करती थी। और हमारे नाना जी, मामा जी हमारे लिए किताबें लाते। वो सोचते महीना भर लगेगा पढ़ने में, और हम एक दिन में पढ़ लेते। शुरू में उनको विश्वास ही नहीं होता था। मंजुला जी नमस्कार। फिर वो हमसे उन किताबों से प्रश्न पूछते, और जब हम जवाब दे देते तो उन्हें विश्वास करना ही पड़ता था। जब मैं बहुत छोटी, शायद 7वीं 8वीं में थी, तभी तक हमने चंद्रकांता संतति, विमल मित्र, आचार्य चतुर्सेन, इनकी मोटी मोटी किताबों के अलावा प्रेमचंद, रविंद्रनाथ टैगोर, अज्ञे, टॉलस्टॉय, गोरकी, मंटो, शिवाजी सावंत, इनका साहित्य पढ़ लिया था। ये तो हुई पृष्ठभूमि की बात, मगर भीतर कोई लेखक बैठा है, इसका खुलासा 1991 में 91 में हुआ यूं कि कॉलेज से 2 महीने का योग का कोर्स करने के लिए जाना था, ट्रेनर की ट्रेनिंग लेने के लिए, विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी की ग्वालियर ब्रांच में। और ऑफिशियली तो किसी और को जाना था, पर उन्होंने मेडिकल सर्टिफिकेट लगा दिया, मुझे भेजा गया। मुझे भी मेरी सहेलियों ने कहा कि तुम भी मेडिकल सर्टिफिकेट लगा दो, पर मैंने नहीं लगाया, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि हमेशा से मुझे ये लगता रहा है कि जीवन को सहज रूप से बहने देना चाहिए। अकारण विरोध करके या नकारात्मकता यदि हम लाद लेते हैं अपने ऊपर, तो बहुत कुछ बेहतरीन हम खो देते हैं। तो इसलिए ग्वालियर जाने का मैंने कोई विरोध भी नहीं किया, न मेडिकल लगाया, और ग्वालियर गई। तो वहां पे बहुत ज्यादा अनुशासन और गंभीरता से 2 महीने की ट्रेनिंग हुई। ट्रेनर के लिए अतिरिक्त पाठ्यक्रम भी था। सुबह 4 बजे से दिनचर्या शुरू हो जाती थी। योगासन, प्राणायाम, ध्यान, इन सब के अलावा थ्योरेटिकल लेक्चर्स होते थे, समाधि, सबका अभ्यास इतना अधिक होता था कि वो गहराई से दिल दिमाग में बैठ गया था।
नमस्ते सुषमा जी, आप आई बहुत अच्छा लगा। मंजुला जी, आपका आना भी सुखद लगा। अब यहीं से जैसे जीवन की दिशा बदल गई, दिल दिमाग में ऊर्जा का अनवरत प्रवाह जैसा बहने लगा। घटनाओं और स्थितियों को लेकर एक नया ही दृष्टिकोण विकसित हुआ और पहली बार धर्मयुग के लिए रचना भेजी और उसके प्रकाशन ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया। और इसी दौरान अपनी आदरणीय गुरु डॉक्टर अरुणा शास्त्री जी के संपर्क में आई। उनका आत्मीय स्नेह भरा मार्गदर्शन मुझे मिलता रहा, आज भी मिल रहा है। और हुआ ये कि उन्हीं दिनों अखबार में भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय का फिल्म स्क्रिप्ट लेखन का विज्ञापन निकला। अब विचार जब कागज पे उतरने लगे तो एक की जगह कई स्क्रिप्ट बन गई। और दूसरा आश्चर्य ये हुआ मुझे कि स्क्रिप्ट का चयन राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए भी हो गया। अब मुझे तो लगता था कि पुरस्कार केवल उन लोगों को मिलते हैं जो बड़े बड़े लेखक होते हैं, जो जाने पहचाने होते हैं। मेरा तो कहीं नाम ही नहीं था, तो मुझे कैसे मिल गया, आश्चर्य था, सुखद ये मेरे लिए। फिर इसके बाद एक किताब लिखी मैंने, पुलिस और समाज। चूंकि मेरा विषय समाजशास्त्र है और उन दिनों 92 में जो राम मंदिर को लेकर कुछ वातावरण खराब हो रहा था, तो पुलिस की भूमिका को बहुत देखना मिलता था। तो पुलिस को समाज कैसे सहयोग करे, पुलिस समाज के साथ कैसे व्यवहार करे, इन सब को लेके वो किताब मैंने लिखी और उसको भारत सरकार के गृह मंत्रालय का पुरस्कार मिला। और ये भी पता चला कि इस पुरस्कार को पाने वाली पहली महिला लेखिका का गौरव भी मुझे मिला। और तो और एक स्टूडेंट ने ये बताया कि प्रतियोगिता दर्पण में आपके नाम का ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी है। वंदना जी नमस्ते। फिर पहली बार रेडियो रूपक लिखा क्या मतलब आकाशवाणी के अधिकारियों ने लिखवाया, उसको भी राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। पहला उपन्यास भूगोल था, उसे साहित्य अकेडमी मध्य प्रदेश का प्रादेशिक मिला। और दूसरे उपन्यास न तो हमको साहित्य अकेडमी का मध्य प्रदेश का अखिल भारतीय वीर सिंह देव पुरस्कार मिला। कई कहानियों के साथ ये उपन्यास भी पाठ्यक्रम में आ गया। खैर, जब लिख रहे थे तो पुरस्कारों के लिए नहीं लिखा था, मगर पुरस्कार जो होते हैं वो विशेषज्ञों की स्वीकृति होते हैं। एक तो इनसे लेखक की रचनात्मक ऊर्जा में विस्तार होता है और साथ ही साथ ये भी एहसास होता है कि हम सही दिशा में काम कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, बात ग्वालियर की चल रही थी, कि नियति को जहां ले जाना होता है वैसी ही परिस्थितियां बनती चली जाती हैं और फिर हम वहां पहुंच जाते हैं। योग की ट्रेनिंग में मेरा ग्वालियर जाना इसी का उदाहरण है। अब इसी तरह प्रकाशन की बात करें तो मेरी पांडुलिपि चूंकि पुरस्कृत थी तो प्रकाशन में बिल्कुल भी समस्या नहीं आई। किताबघर जैसे प्रतिष्ठित संस्थान ने सम्मान के साथ इनका प्रकाशन किया और रॉयल्टी भी दी। नेशनल बुक ट्रस्ट जैसे सर्वमान्य और प्रतिष्ठित प्रकाशन से भी जुड़ने का देवयोग मिला और वहां पर किताबों के प्रकाशन के साथ में आदरणीय कृष्णा सोपती जी, आदरणीय नासिरा शर्मा जी, प्रयाग शुक्ल जी, ऐसे वरिष्ठ रचनाकारों का भरपूर मार्गदर्शन मिला। और इतना रोचक होता था कि उनके सामने हम लोग कहानी लिखते थे और फिर उनको हम सुनाते थे और उनकी प्रतिक्रिया मिलती थी। वो हमें टिप्स देते थे। 8-8 दिन, एक हफ्ता उनके साथ रहना अद्भुत था। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। ये सब मुझे खूब मिला, बल्कि कहूं कि मेरी झोली ही छोटी रही। अब इतनी उपलब्धियों की आशा तो नहीं की थी। आशा से परे जो उपलब्धियां मिली उनको पाना सुखद तो लगा, अच्छा लगा, मगर ये वास्तव में क्षणिक अवस्था है। यश मिलना, पुरस्कार मिलना, धन मिलना, ये बाहरी खुशी है। एक रचनाकार का जो वास्तविक आनंद है वो सृजन का आनंद है। वास्तविक संतुष्टि तो तब होती है
जब हम जितना चाहते हैं वो अभिव्यक्त कर पाते हैं। किसी भी रचनाकार के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है निर्बाध अभिव्यक्ति, निरंतर अभिव्यक्ति, ऐसा मेरा मानना है। और मेरे लिए यही लेखकीय चुनौती है, यही जद्दोजहद है, और इसी में बहुत सारी बाधाएं आती हैं। प्राथमिकताओं में देखें तो लेखन ही हाशिए पे जाता है। पहले घर की जवाबदारियां, फिर नौकरी की जवाबदारियां, और ये दोनों जिम्मेदारियां ऐसी हैं कि दबाव में रखती हैं और इन्हें छोड़ना बिल्कुल भी संभव नहीं है। फिर छूटता आखिर लेखन ही है। और विडंबना ये है कि कई बार खूब टाइम होता है और कुछ सूझता ही नहीं है। जो लिखे हुए सूत्र भी होते हैं वो भी पकड़ से बाहर हो जाते हैं, कोई दिशा नहीं मिल पाती। और कभी ऐसा होता है कि दूसरे बहुत सारे जरूरी काम हों और विचारों का प्रवाह परेशान करता है। और सबसे ज्यादा कष्ट तो तब होता है जब कोई रचना भीतर से खटखटा रही हो और बहुत ही अनिवार्य काम सिर पे आ जाए, जैसे किसी की गमी, घर में किसी की बीमारी, या कॉलेज का बहुत जरूरी काम जिसे छोड़ा ही नहीं जा सकता। अब ऐसे में कोई भी लेखक, मैं क्या मतलब कोई भी लेखक ये नहीं कह सकता है कि अभी हम ये काम छोड़ देते हैं और पहले हम साहित्य साधना करेंगे, पहले कहानी लिखेंगे, फिर घर के लोगों को देखेंगे, या फिर बीमारों को देखेंगे, या नौकरी पे जाएंगे। तो ये काम मुलतवी नहीं किया जा सकता और आखिरी में लेखन हाशिए पे चला जाता है। और इन दूसरे कामों का भी बहुत महत्व होता है, जैसे नौकरी है, घर के काम हैं, सभी के बीच संतुलन साध कर चलना मेरे ही नहीं हर लेखक के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। सही कह रही है सुषमा जी, सृजन का सुख सबसे बड़ा सुख है। अब बात रचना प्रक्रिया की। अब अपनी रचना प्रक्रिया के बारे में बताना ऐसा लगता है कि जैसे हम अनायास कहीं पहुंच जाएं और फिर देखें कि हम यहाँ कैसे आ गए। आज मैं मुड़कर देखती हूँ तो लगता है कि ये मैंने कब लिखा, कैसे मैंने समय निकाला, या ये मैंने लिखा है क्या, ऐसा भी लगता है। तो कई रचनाएं ऐसी होती हैं जो रूपरेखाएं बनने के बाद भी वैसी की वैसी ही रखी रह जाती हैं, और कई रचनाएं ऐसी होती हैं जो बिना किसी रूपरेखा के सहज रूप में निकल आती हैं। इसका कोई फार्मूला ही नहीं है। ये प्रक्रिया जो है वो अचेतन मन में लगातार चलती रहती है, और जब समय आता है तो परत दर परत जैसे खुलती चली जाती है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद हर रचनाकार को ही लगता हो कि वो जो है वो सृजन का माध्यम या केवल यंत्र होता है। इसीलिए लंबे समय बाद जब हम अपनी रचना पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि क्या ये हमने लिखा है, और मुझे लगता है सभी को ऐसा लगता होगा, या फिर वो हो सकता है अलग तरीके से अनुभव करते हों। अब अधिकतर हम सोचते हैं कि एकांत होना चाहिए और या मूड होना चाहिए, तो मेरे को लगता है कि ये जो मूड की बात हम करते हैं या एकांत की, तो वो हमारी भीतर के ब्रह्मांड में या अचेतन में उतरने की तैयारी होती है, क्योंकि सारा जो कुछ हम देखते हैं वो वहीं पर जमा होता जाता है। और जब हम लिखते हैं तो चेतन उतना ही सक्रिय होता है जितना लिखने भर के लिए जरूरी है। बाहर का हमें उस समय बोध नहीं होता है, मगर इसमें शून्य नहीं होता। अचेतन में जमा पात्र, घटनाएं सब बाहर आकर कागज पर उतरते चले जाते हैं। और इसीलिए शायद अधिकतर लोग रात को लिखते हैं, क्योंकि रात का समय ऐसा होता है कि जब अचेतन जागृत होता है, और मैं खुद भी रात में ही लिख पाती हूँ। इसके अलावा रचना की गुणवत्ता और खरेपन के लिए शोध भी करना चाहती हूँ और करती भी हूँ। और मुझे लगता है कि शोध करके लिखने से प्राण तत्व आता है रचना में, सजीवता आती है, और विषय के साथ भी न्याय हो पाता है, हम न्याय कर पाते हैं। अब शोध भी दो तरह से होता है। एक तो हम स्थान विशेष पे जाते हैं, फिर अनुभव करते हैं, फिर बातचीत करते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और फिर लिखते हैं। जैसे इसी संग्रह में, ये जो मेरा संग्रह नेशनल बुक ट्रस्ट से आया है, इसमें एक कहानी है रेत के टीलों पर फिल्म की शूटिंग।
इसमें थार के रेतीले टीलों, वहाँ ऊंट पालने वालों के जीवन पर यह जो कहानी लिखी है, उसके लिए मैं 2 बार जैसलमेर गई। और इसके साथ अनायासी 2 और कहानियां और एक उपन्यास 100 कोस मूमल भी चले आए। असल में किसी भी रचना में केवल पात्र और घटनाएं नहीं होती हैं, पूरा का पूरा परिवेश होता है। और ये परिवेश जब हम स्थान विशेष पर जाते हैं, महसूस करते हैं, तभी रचना में आ पाता है, उसके बगैर नहीं आ पाता। इसलिए उस जगह पर जाना भी जरूरी हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि हम किसी जगह के सहज संपर्क में आते रहते हैं और रचना की प्रेरणा बनने लगती है। जैसे इसी संग्रह में एक कहानी है, धरती की डिबिया। ये भोपाल में 2-3 महीने रहने के दौरान इसकी प्रेरणा बनी। और इसी संग्रह की एक कहानी, बेवजह हंसती लड़कियां। ये कॉलेज की लड़कियां जिस तरह से अपनी जो अधिकार हैं उनके लिए क्या करती हैं, क्या नहीं करती हैं, उसको लेकर लिखी गई है। तो ये कहानी रोज कॉलेज जाते हुए जो अचेतन में बातें जाती रही, उनके कारण सहज रूप में बनी। तो इसके लिए अलग से नहीं जाना पड़ा, सहज रूप में जाते जाते वो रचना की प्रेरणा बन गई। ऐसे ही उपन्यास न तो हम की प्रेरणा सिंहस्थ के दौरान उज्जैन जाते रहने पर बनी। पर यह भी बात है कि लगातार 3 सिंहस्थ यानी 24 साल लगे इसको लिखने में। अंदर जाता रहा और 24 साल बाद वो बाहर निकला। तो ऐसे समय हमारा जाने का उद्देश्य रचना ढूंढना नहीं होता। जैसे मैं भोपाल अपनी नौकरी के काम से रही, कॉलेज जाना नौकरी का हिस्सा ही। उज्जैन में सिंहस्थ मेले में घूमने के लिए, देखने के लिए गए और रचना सहज में साथ में चली आई। और न तो हम उपन्यास तो मैंने पहले किशोरों के लिए लिखना तय किया, सोचा था, थोड़ा शुरू भी किया था, और बाद में वो अपने आप ही पात्र खींचकर बड़ों के लिए लिखवा कर ले गए। अब अस्मिता की अग्नि परीक्षा जब किताब मैंने लिखी तो उसके लिए मैंने शोध कार्य किया था। दुष्कर्म से पीड़ित स्त्रियां, पीड़क पुरुष, समाज के लोग, डॉक्टर, पुलिस, न्याय व्यवस्था, मीडिया से जुड़े लोगों के संपर्क में आई। और इससे मुख्य तथ्यों के अलावा एक नया परिदृश्य भी बना। जो ये परिदृश्य वो था जो तथ्यात्मक पुस्तक में नहीं आ सकता था। तो इस परिदृश्य ने मेरे भीतर के रचनाकार पर बाद में दबाव बनाया और ये भूगोल उपन्यास में अपने आप ही उभरता चला गया। तो वास्तव में बात ये थी कि अस्मिता की अग्नि परीक्षा लिखते हुए जो दुष्कर्म की शिकार स्त्रियां थी या न्याय व्यवस्था जिस तरह से उनका शिकार कर रही थी, वो मन मस्तिष्क में उनकी कराहें इस तरह हावी हो गई कि भूगोल उपन्यास लिखने के बाद ही मुझे उनसे मुक्ति मिल सकी। ये पात्र अस्मिता की अग्नि परीक्षा लिखते हुए न जाने कब अवचेतन में जन्मे और पलते बढ़ते रहे और फिर अचानक मेरे नियंत्रण से बाहर होकर जैसे कागज पर उतर गए। तो ये जो बातें मैं कह रही हूँ ये सभी लेखकों के साथ में घटित होती हैं, कुछ थोड़े बहुत हेरफेर वाले अनुभवों के साथ में, लेकिन पाठकों से जुड़ी कुछ रोचक बातें भी होती हैं। इनमें सकारात्मक भी होती है और नकारात्मक भी होती है, बहुत मज़ेदार सी बातें भी होती हैं। कॉलेज में कई बार व्यावसायिक परीक्षा होती है, प्रतियोगिता परीक्षा होती है रविवार के दिन, और इसमें बाहर के परीक्षार्थी आते हैं परीक्षा देने। उनकी उत्तर पुस्तिकाओं पर जो इन्विजिलेटर होता है उसको साइन करने के साथ में अपना नाम भी लिखना होता है। एक बार पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा थी, एक लड़की की कॉपी में मैंने अपना नाम लिखा साइन करके। तो उसने मेरे से पूछा कि आप कहानी लिखती हैं ना। उस समय परीक्षा शुरू होने के 15 मिनट पहले ये काम होता है, पेपर नहीं मिलता है हमको। तो उसने बोला आप कहानी लिखती हैं ना। मैंने कहा, तो उसने कहा कि मैंने आपकी कहानियां पढ़ी है। अब इतनी सी बात थी कि उसने मेरी कहानियां पढ़ी थी, लेकिन मुझे इतनी खुशी हुई। आज भी मुझे ये जब बात याद आती है तो मेरी ऊर्जा एकदम बढ़ जाती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक अनजान लड़की ने मुझे ये बात कही।
कई बार उसके बाद हमारी मुलाकात भी हुई, अभी फेसबुक पे भी वो मिलती है, उसका सिलेक्शन भी हो गया, वो भोपाल में है आजकल। तो ये चीजें एक लेखक को ऊर्जा देती हैं। इसी तरह संसद भवन में मोतीलाल नेहरू पुरस्कार मिला था मुझे। तो समारोह के बाद केंद्रीय कक्ष से मैं बाहर निकल रही थी तो एक लड़की आई तेजी से चलती हुई और बोली कि आपको जो पुरस्कार का लेटर मिला ना, उसका मतलब सूचना का पत्र मिला था, वो मैंने टाइप किया था। फिर उसने मेरे साथ फोटो भी खिंचवाना चाहा। तो ये स्मृति आज भी मुझे अभिभूत कर देती है। ये बहुत ही मधुर और सुखद स्मृतियां हैं और इन स्मृतियों के पीछे यदि हम देखें तो लेखक के प्रति समाज का सकारात्मक रवैया है। ये दोनों स्मृतियां ऐसी हैं या दोनों किस्से ऐसे हैं कि लेखक के प्रति समाज सकारात्मक रवैया रखता है। और दूसरी ओर एक पुरानी घटना है, तब मेल का जमाना नहीं था, रचनाएं कोरियर से या डाक से भेजनी पड़ती थी। पुरस्कार के लिए पांडुलिपि या किताबों की 5-6 कॉपी भेजनी पड़ती थी, तो पैकेट बड़ा सा हो जाता था। कोरियर वाला हमेशा पूछता था कि इसमें क्या है, तो मैं कहती थी कि मैं लिख के भेज रही हूँ। कभी कहानी है बताती थी, कभी किताब बताती थी, कभी पांडुलिपि बताती थी। एक बार उसने पूछा कि आपकी दुकान है क्या? मैंने कहा नहीं। तो उसने पूछा कि फिर आप क्या करते हो? तो मैंने बताया कि मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ। उसका जवाब था इस बात पे कि तभी आपको ऐसे फालतू काम करने के लिए फुर्सत मिल जाती है। अब उसकी इस प्रतिक्रिया पे मुझे बहुत ही दुख हुआ कि उसकी नज़र में लेखन जो है वो एक फालतू काम है। खैर वो तो अपनी व्यावसायिक बुद्धि से यही सोच सकता था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि रातों को जग के पता नहीं कितने कितने त्याग करते हैं और उसके बाद में लिखते हैं। दुनिया भर का बोझा अपने सिर पर उठाए फिरता है लेखक, और एक आदमी ये सोचता है कि ये फालतू काम है। तो ये जो समाज का, इसे भी हम समाज का रवैया ही मानेंगे कि शब्द शक्ति के प्रति, मेरे व्यक्तिगत प्रति नहीं था, समाज का ये रवैया शब्द की शक्ति के प्रति या साहित्य के प्रति था। और इसका एक कारण ये भी है कि साहित्य आम पाठक से दूर है। इसके लिए लेखक लोग भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो भी आम पाठकों के लिए नहीं लिखते हैं, संपादकों, आलोचनाओं और अपने गुट के लिए लिखते हैं। तो ये दुखद एक मतलब ऐसी स्मृति है जिसको मैं कई बार याद करती हूँ और मुझे बड़ा दुख होता है। खैर बहुत सारी बातें हैं, कभी ख़त्म ना होने वाली। जी सुषमा जी, अधिकतर लोग ऐसा ही मानते हैं, इसको फालतू काम ही समझते हैं। नरेश अग्रवाल जी, आपको नमस्कार। अब ये कहानी जो है स्वांग, ये हंस के मई अंक में प्रकाशित हुई है। इस कहानी पे मुझे अच्छा लगेगा ये बताना कि प्रख्यात और सधे हुए आलोचक हैं अरुण होता जी। उनकी टिप्पणी जो कहानी पे आई थी वो मैं पढ़ना चाहूँगी। अत्यंत मार्मिक कहानी है, इसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम ही होगी। संवाद के साथ चलती हुई कहानी में मालवांचल की बोली बानी, बढ़िया ट्रीटमेंट, बुद्ध बनने की लाचारी, जीवंत पात्र, वर्ग संघर्ष, मानवता की छटपटाहट, कथा दृष्टि से संपन्न आदि तमाम गुण समाहित हैं। और वंदना गुप्ता जी हमारे साथ हैं इस वक्त। उन्होंने भी, जो वंदना जी बहुत अच्छी रचनाकार तो हैं, साथ ही वो गंभीर पाठक भी हैं। उन्होंने इस कहानी पे जो टिप्पणी की वो भी मैं बताना चाहती हूँ। आपकी दृष्टि सबसे पहले तो उन पात्रों पर पड़ी जिनके बारे में बात करना तो दूर, कोई सोचता तक नहीं। सर्वहारा वर्ग, उसमें भी स्त्री, उसकी दुश्वारियां, यूं कौन नहीं जानता, लेकिन उनकी पीड़ा और जरूरत का खाका
आपने बहुत ही सहजता से खींचा है। पेट की भूख के लिए इंसान स्वांग रचाते हैं, लेकिन वो स्वांग उनके अपनों पर कितने भारी पड़ते हैं, इस कहानी में आपने बहुत ही मार्मिकता से समेटा है। बिल्कुल शर्मा जी, लोग यही पैसों से ही तोलते हैं सब चीजों को। यदि लेखन से पैसा आ रहा है तो लेखन अच्छा है, और यदि पैसा नहीं आ रहा है, उससे हम कुछ कमा नहीं रहे हैं, तो लेखन बेकार है। इसलिए वो फालतू काम बोलते हैं। अधिकतर लोगों का यही सोच है। और ये जो कहानी है, इसकी प्रेरणा मुझे एक शादी में जाने पर मिली थी। बहुत ही अमीर, बहुत ज्यादा अमीर लोग हैं वो, और संयुक्त परिवार है उनका। एक समझिए कि वो गांव के मालिक हैं। यहाँ उनके यहाँ शादी का हर साल एक शादी होती है, बड़ा परिवार है, और दिखावा चरम सीमा पे। तो वहां पे बुत बनी हुई लड़की को देखकर मन भीग गया था, और मन में कहानी बनने लगी थी। ये करीब 2-2.5 साल तो अचेतन में ही पड़ी रही। कभी मुझे याद आ जाती, फिर कहानी दबी रहती। इस कहानी की नायिका जो युवती थी, उसकी कुछ तस्वीरें मैंने अपने मोबाइल में ली थी, और एक दिन मोबाइल के फोटो देखते हुए उस युवती के फोटो भी सामने आ गए, और उसके साथ ही कहानी भी कागज पे आ गई। और मजेदार बात ये हुई कि ये कहानी उस परिवार की महिला ने पढ़ी भी, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आया कि ये कहानी उनके परिवार की ही शादी की कहानी है। अब या तो ये कहानी की कमी होगी या फिर पढ़ने वाले की, ये पता नहीं, ये नहीं कहा जा सकता है। तो कहानी शीर्षक है स्वांग। चल रही छोरी, मेरे साथ पूरी बेलने चल। 2 पैसे हाथ में आएंगे और मन भी बहलेगा, नहीं तो यूं ही सूनी आंखों से दीवारों को ताकती रहेगी। पर काकी, गुनिया को कौन संभालेगा? भुरली का स्वर जैसे किसी गहरे कुएं से आया। तो इके भी ले चल, गोदी में लिटाई ले, सोती रहेगी, रोए तो दूध पिलाई दीजिए। हाँ पर काकी, भुरली पशुपेश में है। अरे चल, लौटते में 100 के 2 करारे नोट मिलेंगे तो परवर सब भूल जाएगी। करारे नोटों के काल्पनिक स्पर्श से भुरली की पशुपेश जाती रही। मन में उमंग आ गई। 200 रुपयों में तो कितने सारे काम हो जाएंगे। काकी, बाबू आ जाएं तो उन्हें बताकर चले। अलगनी पर टंगी साड़ी उतारते भुरली ने कहा। अरे भगवान, चल तो। तेरा बाबू गली के नुक्कड़ पर ठेला लेके बैठा रहता है इतनी टेम। ज्यादा ठेला खींचना अभागे के बस का नहीं है। झटपट चल, दूर जाना है। ठेकेदार की गाड़ी वहीं खड़ी मिलेगी नुक्कड़ पे। चूक गई तो 20 रुपये जाने के और इतने ही आने के लगेंगे, वो भी सरकारी बस में। बैठने की जगह भी नहीं मिलेगी। धक्के खाते खाते खड़े खड़े जाना पड़ेगा। फिर बचेगा क्या? 160। चल जल्दी कर। भुरली ने जल्दी से फटी पुरानी साड़ी बदन से उतारी, अलगनी पर टंगी दूसरी साड़ी पहनने लगी। ये साड़ी भी जगह जगह से घिसकर कमजोर हो गई है। बुदबुदाते हुए भुरली को गुनिया के बाबू की याद आ गई। बुधवार के हाट से दिलाई थी सफेद साड़ी पर नीले नीले फूल। घर पर लाए तो माई तो देखते ही बम भड़ाक हो गई थी। काहे अपशगुन करते हो सफेद साड़ी लाकर। और फिर जाने कैसे सुरसती आकर बैठ गई होगी माई की जीप पर। महीना भर भी नहीं हुआ कि गाड़ी की चपेट में आ गया। गुनिया तो पेट में ही थी। मरद गया कि ससुराल में सब बेगाने। जेठ जी का अपनापन नीयत की खराबी से भरा था। रोती कलपती भुरली को बाबू घर ले आए। गुनिया भी यहीं आकर हुई। ससुराल से तो कोई देखने तक न आया। सोचती सोचती भुरली काकी के साथ आकर ठेकेदार की गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी क्या, मेटाडोर है। कढ़ाई, झारे, पलटे, कड़छी के साथ 2 हलवाई और 4-5 पूरी बेलने वाली। काकी ने जगह बनाकर
पहले भुरली को बिठाया, फिर खुद बैठी। 6 महीने की गुनिया गाड़ी में बैठी और टुकुर टुकुर बाजार देखने लगी। भुरली को थोड़ी तसल्ली हुई, कभी गुनिया को देखती, कभी बाजार को। धीरे धीरे वह भी अतीत से बाहर निकलकर बाजार की रौनक में खो गई। धूप तेज हो गई। भुरली ने गुनिया को अपने पल्लू से ढक लिया। प्यासी होगी गुनिया, सोचकर भुरली ने उसे दूध पिलाना शुरू कर दिया। जरा ही देर में गुनिया सो गई। 200 रुपए मिले तो बाबू को सहारा हो जाएगा। बाबू की कमर में जाने क्या हो गया है। ऐसा भयानक दर्द पड़ता है कि न उठते बनता है, न बैठते, न लेटते। बहुत परेशान होकर अस्पताल में दिखाया तो डॉक्टर साहब ने ढेर सारी दवाएं लिख दी। थोड़ी अस्पताल से मिली, फिर भी 140 की बाजार से लानी पड़ी। कमर में बांधने का पट्टा भी लिखा था, 1000 रुपये का था। पर किसी ग्राहक ने रहम करके अपने पिताजी का बेकार पड़ा पट्टा दे दिया। सबका मन तो बहुत दुखा सुरगबासी आदमी का पट्टा लगाने में, मगर 1000 रुपये का पट्टा कहाँ से लाएं? पट्टा लगाने से थोड़ा आराम हुआ है, बाबू कहते तो हैं, पर क्या पता हमारा मन बहलाने को कहते हो। चेहरे पर तो दर्द ही लिखा रहता है। डॉक्टर साहब ने तो बाबू को ठेला खींचने का भी मना किया है, मगर क्या करें, ठेला न खींचे तो क्या खाएं। गुनिया कुनमुनाई तो भुरली ने उसको थपकाया। अरे अभी ज्यादा मत सुला, अब जगा ले, वहां सोएगी तो तू आराम से काम करना, काकी ने समझाया। भुरली ने गुनिया को जगा लिया और बाजार दिखाती बातें करने लगी। गुनिया गदगद कर हंसने लगी तो भुरली का मन हल्का हो गया। गार्डन आ गया, एक स्वर उभरा और झटके से गाड़ी रुकी। सब उतरे। भुरली ने देखा बहुत बड़े मैदान में सजावट हो रही है। मैदान में एक 3 मंजिल का सुंदर मकान भी है। ठेकेदार एक और चला, वे सब भी उसके पीछे पीछे चले। थोड़ा आगे जाकर ठेकेदार एक जगह रुक गया। वहां पक्की भट्टी बनी हुई है, खाना बनाने के बड़े बड़े बर्तन भी हैं। यही रसोई है। झारे पलटे आदि वहीं रख दिए। काकी ने भुरली को एक और छाया में बैठाया और खुद दूसरी औरतों के साथ बर्तन साफ करने लगी। वो कायनाएं आ रही बर्तन धुआ बाके? एक स्त्री ने पूछा। छोटी बच्ची है, थोड़ी छांव में सुस्ता लेन दो, काकी ने सहानुभूति से कहा। तुम्हारी बिटिया है? उसने पूछा। हाँ, बिटिया ही समझो, गोद में खिलाई है, अभागन दुख की मारी है। बच्ची पेट में ही थी कि विधवा हो गई, काकी ने करुणा से भुरली की तरफ देखते हुए कहा। सुनकर वह औरत भी भुरली के प्रति कोमल हो गई। ठीक बात है, थोड़ा सुस्ता लेन दो, पीछे तो काम में ही लगना है, 4-6 घंटा गर्मी में। जरा ही देर में पूरी तैयारी हो गई। भुरली भी दूसरी औरतों के साथ तेजी से हाथ चलाती सब्जी काटने लगी। 2-3 औरतें आटा गूंथ रही हैं। हलवाई तेजी से मिठाई आदि तैयार कर रहा है। गर्मी के मारे गुनिया परेशान है। काम में लगी भुरली बीच बीच में आंचल से उसकी हवा कर रही है। कपड़ा गीला करके सिर पर डाल दो, वही औरत गमछा देती हुई बोली। हाँ, डाल दो, थोड़ी ठंडक मिलेगी तो सो जाएगी। काकी ने भी उस औरत के स्वर में स्वर मिलाते हुए कहा। भुरली फुर्ती से उठी, नल से गमछा गीला करके गुनिया के माथे पर लपेट दिया। थोड़ी बेफिक्र हुई और काम में लग गई। जरा देर में देखा तो गुनिया कपड़ा हाथ में लेकर हाथ पैर चला चलाकर अपने आप खेल रही है। बीच बीच में कपड़ा मुंह में लेकर खा भी रही है। भुरली निश्चिंत होकर तेजी से पूरी बेलने लगी। सांझ ढलने लगी है। मैदान में बने मकान में नाच गाना शुरू हो गया है।
गाने की आवाज तो साफ आ रही है मगर दिखाई कुछ नहीं दे रहा है। बुरली काकी के साथ हल्की होने गई। लौटते में खुली खिड़की से झांक कर देखने की कोशिश की तो ठेकेदार दूर से चिल्लाया, ए भाइयों, कढ़ाई खाली जा रही है। उसका कर्कश स्वर सुनकर दोनों तेजी से चलकर अपनी जगह पर आ गई। चील जैसी निगाहें रखे हम सब पर, एक पल भी इधर उधर ना ताक सकें। काकी ठेकेदार के प्रति क्रोध जताती बुदबुदाई। देर रात काम खत्म होने पर ठेकेदार ने सबको रुपए दिए और घर भी छोड़ा। कल भी ले आना इसे, ठेकेदार गाड़ी से उतरती काकी से बोला। 200 रुपए पाकर बुरली के पैर तो जमीन पर ही नहीं पड़ रहे हैं। बाबू दिन भर ठेला लेकर टूटी दुखती कमर के साथ कड़ी धूप बरसात झेलते घूमते हैं, तब जाकर भी 200 रुपए नहीं निकल पाते। 4 जनों का खर्चा तो पहले से ही माथे पर था, ऊपर से मैं और गुनिया भी आ गए। बाबू की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। माई घर घर चौका बर्तन करने जाती है। बुरली ने भी यही करना चाहा, पर बिटिया अभी तो तू घर संभाल ले, गुनिया थोड़ी बड़ी हो जाए तब चलना। गुनिया को काम पर लेकर जाएगी तो मैडम लोग मुंह बनाएंगी, माई ने समझाया था। माई भी सुबह से रात तक काम करती, बीच में 2 घंटे को घर आती, तब कहीं जाकर किसी तरह घर की गाड़ी खींचने को बल मिलता। बुरली के आने के बाद माई ने कुछ और काम पकड़ लिए थे और आज 5-6 घंटे में 200 रुपए। गुनिया ने भी परेशान नहीं किया। सोचते हुए बुरली को गुनिया पर प्यार उमड़ आया। उसने गुनिया को पुचकारा, काकी जहां जहां जरूरत हो मुझे ले चलना। उत्साह से भरकर काकी से बोली, हो जरूर, पहले तो मना कर रही थी, अबे समझी नहीं, मैं कोई तेरी दुश्मन थोड़ी हूं, तेरे फायदे की बात ही सोचूं। स्नेह भरी काकी हंस पड़ी। काकी मुझे चिंता थी कि गुनिया परेशान करेगी तो, पर देख गुनिया तो मजे से सो गई, बीच बीच में अपने आप खेलती रही, बिल्कुल थारे पे गई है। तू भी ऐसी थी छुटपन में। काकी ने बुरली के सिर पर हाथ फेरा। काकी मुझे तो ठेकेदार का भी डर था। अरे जब गुनिया ने किसी को परेशान ही नहीं किया तो ठेकेदार क्या बोलता। अब कल भी चलना है, तैयार रहना। अगले दिन बुरली पहले से ही तैयार थी। काकी आई तो गुनिया को लेकर दोनों चली। ठेकेदार की गाड़ी में बैठी तो बुरली ने देखा आज कल से ज्यादा पूरी बेलने वाली और हलवाई है। उसकी आंखों में उठे सवाल पढ़कर काकी ने कहा, आज बहुत बड़ी पार्टी है, 2000 लोगों का खाना बनेगा। अरे बाप रे, तब तो बहुत खर्चा होगा। बुरली ने मन ही मन सोचा, खैर जो भी हो, हमें तो कमाने का मौका मिलेगा। गार्डन में पहुंचकर बुरली ने पाया कि आज तो यहाँ की रौनक ही कुछ और है। गाड़ी के वहां पहुंचते ही फूलों की खुशबू से भर गर्मी में भी ताजगी से भर गई थी बुरली। ओ भाई, पूरे मैदान में रातों रात ये घास कैसे उगी गई? बुरली हैरान है। अरे नी, या तो घास जैसो कालीन है। काकी ने उसकी हैरानी दूर करने की कोशिश की, मगर बुरली सोचती रही कि कालीन क्या होता है। मंच तक जाने के लिए लाल रंग का कालीन बिछा देखकर बुरली ने अनुमान लगाया कि ये दरी जैसी कोई चीज होती है। अंदर आने के बड़े गेट से लेकर भीतर तक फूलों की दीवार बनी है। गार्डन के किनारे भी फूलों की दीवार बन रही है। खुशबू से पूरा गार्डन महक रहा है। कैसी बढ़िया खुशबू फैली है, मन खुश हुई गयो। काकी ने गहरी सांस लेकर कहा, हाँ बेन, असली वालो मोगरो न गुलाब है। दूसरी स्त्री ने जवाब दिया। हंसती ठिठोली करती स्त्रियां तेजी से काम निपटाने लगी। बाकी तैयारियां भी तीव्र गति से चल रही हैं। काम करती स्त्रियां मौका पाते ही इधर उधर नजर दौड़ाती और भव्य शादी की भव्य तैयारियों की बातें करती।
बुरली के लिए यह सब नया है। वह भौचक्की सी देखती काम करती जा रही है और गुनिया मजे से सो रही है। ऐसो लगे जैसे टेबल होने घाघरो पेरियो है। काकी ने बुरली का ध्यान टेबलों की ओर दिलाया। बुरली ने देखा सचमुच खाने की सारी टेबलों के ऊपर सफेद झक कपड़ा बिछा है। नीचे लाल रंग का रेशमी कपड़ा, किनारों पर लगे गोटे से चमकता घेरदार घाघरे जैसा ही लग रहा है। ऐसी बहुत सारी टेबल गार्डन के एक किनारे पर लगी हैं, जहां वे पूरी रोटी आदि की तैयारी कर रहे हैं। उनके आगे भी ऐसी ही एक टेबल सजी है। गार्डन के बीच में भी बहुत सी ऐसी सजी धजी टेबलें और रेशमी लाल कपड़ों से सजी कुर्सियां ठसक के साथ खड़ी हैं। काकी, वो सिंहासन पे कौन बैठेगा? बुरली ने मंच की ओर इशारा करके काकी से पूछा। वहां पे लाड़ा लाड़ी बैठेगा। और उधर कौन बैठेगा? उधर गाना गाने वाली पार्टी बैठेगी। न बजाने वाला भी बैठेगा। अरे तुम सारी लुगाइयां बाता में लगी हो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, ऐसे तो बहुत रात हो जाएगी। हलवाई ने टोका। कुछ देर के लिए सब चुप हो गई। बुरली बीच बीच में तिरछी निगाह से देख रही है। कुछ लोग स्वांग धरकर तैयार होकर आए हैं। एक जोकर, एक जटाधारी बाबा, एक भोले शंकर और राधा कृष्ण भी। वो उड़ने वाली मशीन से क्या होगा काकी? बुरली के लिए हर चीज, हर बात नई है। काकी शादियों में हलवाई की सहायक बनकर अरसे से जा रही हैं, सो सामान्य से लेकर भव्य तक सारी शादियों की गतिविधियां उनके लिए नई बात नहीं है, न ही उत्सुकता का कारण। मगर मुरली के लिए सब कुछ नया होने से वह बहुत ही ध्यान से देख रही है। बहुत कुछ पूछती है, बहुत कुछ नहीं पूछ पाती है। वह जानती है कि उसे सब्जी काटना है, पूरी बेलना है, गरम फुलके बनाना है और इसके लिए उसे पूरे 200 रुपए मिलेंगे, जिनकी उसे सख्त जरूरत है। सब काम अपनी गति से चल रहा है कि हड़बड़ाया हुआ ठेकेदार आया। काकी काकी जरा इधर आना। काकी को एक तरफ ले गया। काकी, तुम ये जो लड़की लाई हो ना पूरी बेलने वाली, हो कहीं हुई हो? काकी के मन में पल भर को ढेर सारी शंकाएं उठ गई। इससे पूछो, ये फव्वारे वाली मूर्ति बनने को तैयार हो जाएगी? हमेशा गरियाते रहने वाले ठेकेदार के स्वर में कोमलता है। काकी की सारी शंकाएं पल भर में जैसे उठी थी वैसे ही शांत भी हो गई। परी को तो परवर नहीं काकी, किसी तरह इसे मना लो। जो लड़की आने वाली थी बीमार हो गई। अभी एंड टाइम पर खबर आई है। इतनी जल्दी इंतजाम कैसे होगा? परी को देखो काकी, कैसे भी उसे मना लो। उसकी उम्र भी ठीक है, देखने में भी अच्छी है और सबसे बड़ी बात, कद काठी उसकी तराशी हुई है, बिल्कुल मूर्ति जैसी। ठेकेदार गिड़गिड़ाने लगा। अरे पर मैं उसके पूछूं तो पूरे 2000 रुपए मिलेंगे। 2000 की बात सुनकर काकी हतप्रभ है। जानती है बुरली को रुपयों की सख्त जरूरत है। मैं पूछूं हूं कि छोटी छोरी है उका कने। देखो तुम किसी भी तरह उसे तैयार कर लो। बच्ची को तुम संभाल लेना। तुम्हें इस काम के 500 रुपए अलग से मिलेंगे। 4-5 घंटे की तो बात है। 500 मारे? काकी भी फिर हैरान हो गई। दोनों बुरली की तरफ देखकर बातें कर रहे हैं तो बुरली का मन आशंकाओं से भर गया। कहीं गुनिया के कारण ठेकेदार को परेशानी तो नहीं, या पता नहीं कोई और बात हो। काकी बुरली के पास आने लगी। काकी के आने तक का मिनटों का समय बुरली को युगों सा लगने लगा। पता नहीं क्या बात है। बेटा, वो ठेकेदार कहिरियो है कि फव्वारो बनने वाली छोरी नहीं आई तो तुम बनी जाओ। फव्वारा? पर मैं कैसे? बुरली को समझ में नहीं आ रहा है कि वो फव्वारा कैसे बन सकती है। वह सब तुम ठेकेदार पे छोड़ो। अपना काम की बात तो यह है कि तुम्हारे का 2000 रुपया मिलेगा। 2000?
आश्चर्य से भुरली लगभग चीख ही पड़ी। धीरे बोल। हाँ 2000। करना क्या होगा? भुरली को विश्वास ही नहीं हो रहा है। उसने दूर खड़े ठेकेदार पर नजर डालते हुए काकी से पूछा। कुछ भी नहीं करना है, वे थारे तैयार करी देगा। बस वहां जो होदी दिखी रही है नहीं, वहां खड़ी रही जो, और कहीं नहीं करना थारे। काकी ने दूर बने हौद की तरफ इशारा करते हुए कहा। बस वहां खड़े रहना है? कब तक? अरे 4-5 घंटा की बात है। वे थारे अभी तैयार करी देगा। बारात आए उका पहले खड़ी हुई जाजे। जैसे ही सब खा पी के चला जाए बस फिर छुट्टी, काकी ने समझाया। पर काकी गुनिया को कहाँ छोड़ेंगे? पहले पता होता तो घर पर माई के पास छोड़ देती। आज माई काम पर से छुट्टी कर लेती। मैं संभाल लूंगी गुनिया के, तू फिक्र मत ही करे। मगर काकी फिर आपका काम? मारे ठेकेदार ने कही दियो है, वो मारे भी गुनिया के संभालने का 500 रुपया अलग से देगा। पर काकी गुनिया रोएगी, आपको परेशान करेगी, खुद भी परेशान होगी। पर 2000 रुपये क्या करें काकी, बताओ ना। देख अभी उके दूध पिलाई दे, 4-5 घंटा की तो बात है। जैसे ही लौटेगी वापस संभाल ही लीजिए। भुरली तैयार हो गई। मजबूरी है, इतनी बड़ी रकम ने उसे तैयार कर दिया है। आखिर इतने सारे रुपए आएंगे तो गुनिया क्या, पूरे घर के ही तो काम आएंगे। भुरली को ठेकेदार एक कमरे में छोड़ आया। काकी भी गुनिया को लेकर उसके साथ है। वहाँ और भी लड़के लड़कियों का भेष भरा जा रहा है। तैयार करने वाले भी हैं। उन्होंने भुरली को रेगजीन का गाउन पहनाया। उसका पूरा शरीर ढक गया, केवल चेहरा और सिर खुला है। चेहरे पर खूब सारा क्रीम पाउडर और चमक लगाई। बालों का ऊंचा जूड़ा बना दिया। आंखों के बाहर चारों तरफ मोटी लाइन का काजल लगाया और होठों पर गहरी लाल रंग की लिपस्टिक। कांच में देखा तो भुरली खुद पर ही मुग्ध हो गई। भुरली को तैयार करते समय गुनिया उसके पास जाने को मचलने लगी। इसे बाहर ले जाओ, तैयार करने वाली महिला ने कड़क स्वर में कहा। एक बार उसे पुचकार लूं? भुरली ने कहा। नहीं नहीं, फिर तो और भी ज्यादा तंग करेगी। इस बार उसका स्वर पहले से भी ज्यादा कठोर था। काकी गुनिया को बाहर ले गई। भुरली के रेगजीन के कपड़ों में से बाहर की तरफ नलियां निकली हुई थी। एक एक नली दोनों हाथों में, एक एक पैर के अंगूठे में, एक माथे के जूड़े से। वे लोग भुरली को गार्डन के बीचों बीच बने हौद में ले गए। उसके कपड़ों में लगी नलियों को हौद के पाइप से जोड़ा और फिर नल चालू कर दिए। भुरली के हाथों, पैरों और जूड़े से पानी की धार निकलने लगी। ठेकेदार देखकर खुश हो गया। बहुत सुंदर, ये तो पुरानी वाली लड़की से भी ज्यादा अच्छी लग रही है। मन ही मन बुदबुदाया। बस ऐसे ही खड़ी रहना और मुस्काती रहना, हिलना मत। समझो कि तुम लड़की नहीं हो, मूर्ति हो, पत्थर की मूर्ति। भुरली को तैयार करने वाली महिला ने भुरली को एक विशेष मुद्रा में खड़ा करके आदेशात्मक स्वर में कहा। भुरली खड़ी हो गई, मुस्काने भी लगी, मगर उसकी आंखें काकी को ढूंढ रही हैं। काकी की गोद में गुनिया जो है, सिर हिलाए बिना जितनी नजर घुमा सकती है घुमा कर देखा, उसे काकी कहीं नहीं दिखी। शायद भट्टी की तरफ हो। भुरली ने खुद को समझाया, एक बार किसी तरह दिख जाए गुनिया। भीतर से परेशान भुरली को याद है कि चेहरे पर मुस्कान हो, मगर बेचैनी है कि बढ़ती जा रही है। रेगजीन के कपड़ों में गर्मी भी लग रही है, थकान भी। उसे याद आया सुबह भी कुछ नहीं खा पाई थी, गाड़ी जल्दी आ गई थी और उसे आना पड़ा था। गर्मी के मारे गला भी सूख रहा है। सबसे ज्यादा बेचैनी है गुनिया को लेकर, एक बार दिख भर जाए। तभी उसके कानों में तैयार करने वाली स्त्री का स्वर गूंजा। समझो कि तुम लड़की नहीं, मूर्ति हो, पत्थर की मूर्ति। हाँ, मैं मूर्ति हूँ, पत्थर की मूर्ति। मूर्ति चिंता नहीं करती, मूर्ति को गर्मी नहीं लगती, मूर्ति का गला नहीं सूखता। कुछ पल खुद को समझाती रही भुरली, मगर गुनिया की चिंता ने, गर्मी और भूख ने
भुरली को फिर बेचैन कर दिया। बहुत देर बाद काकी आती दिखी, मगर काकी के पास गुनिया नहीं है। भुरली का मन हुआ कि सब फेंक फांक कर हौज से बाहर आ जाए, मगर 2000 रुपयों ने ठेकेदार के डर ने उसे बांध रखा है। काकी ने पास आकर कहा, गुनिया सुई गई है, ऊके उधर छांव में सुलई के थारे बताने आई हूं, चिंता मत कर जो। काकी ने भट्टी की तरफ इशारा किया। वहां कौन है उसके पास, उसे अकेला क्यों छोड़ दिया काकी? जाग गई तो, और कहीं रोती रोती भट्टी के पास चली गई तो? कहते हुए भुरली कांप गई। उसकी चिंता कम होने के बदले और बढ़ गई। गुनिया के सहारे ही तो वह जी रही है। मूर्ति बनकर खड़े रहना है, पर मूर्ति बोल पड़ी। भुरली को ध्यान आया। उसने कनखियों से इधर उधर देखा, किसी ने नहीं देखा था। ठेकेदार दूर खड़ा किसी से बात कर रहा है। भुरली ने फिर याद किया, मैं मूर्ति हूं, पत्थर की मूर्ति। मूर्ति को चिंता नहीं होती। वहां वो लक्ष्मी है नी, हमारी पुरानी सहेली, वह देख ही रही है ऊके, हम इधर ही हैं। उठेगी तो एक बार थारा पास लई आऊंगी। बंद मुंह से ही बोलना चाहती है भुरली, मगर चुप है। उसे याद आ गया है कि वह पत्थर की मूर्ति है और मूर्ति बोलती नहीं है। हालांकि पूरी बात सुनकर वह कुछ निश्चिंत हुई। फिर जाती हुई काकी को देखती रही। कुछ दूर तक काकी दिखती रही और फिर भीड़ में गुम हो गई। अब तक तो वे गुनिया के पास भी पहुंच गई होंगी। भुरली थोड़ी बेफिक्र हुई। ओह, भुरली को फिर ध्यान आया, मूर्ति बेफिक्र नहीं होती। गाना गाने के लिए अलग मंच बना है, वहां गाना शुरू हो गया है। जरा ही देर में गहमा गहमी शुरू हो गई। शादी वाले परिवार के लोग मुख्य द्वार की तरफ तेजी से जाने लगे। दूर से आती बैंड बाजे की आवाज पास आती जा रही है। खूब पटाखे चल रहे हैं। पहले तीर जैसा आसमान में जाकर फूटता, फिर रंग बिरंगे जगमगाते सितारे आसमान में बिखर जाते और धीरे धीरे नीचे आते हुए गुम हो जाते। भट 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 भटाभट फूटने वाले पटाखे भी भरपूर शोर कर रहे हैं। कहीं पटाखों के शोर से गुनिया जाग तो नहीं गई? भुरली फिर परेशान हो गई। फिर यकायक दूसरे ख्याल ने डरा दिया, कहीं पटाखों की चिंगारी मेरे रेगजिन के कपड़ों पर गिर गई तो? भुरली को तेज गर्मी लगने लगी। भूख प्यास के मारे घबराहट होने लगी। सिर भी दुखने लगा। उसे लगा कि वह अभी चक्कर खाकर गिर जाएगी, मगर नहीं। उसने फिर याद किया, मूर्ति को चक्कर नहीं आते। उसने खुद को संभाला। फिर 2000 रुपयों को याद किया। 2000 रुपयों को याद करके उसे कुछ ठीक लगा। चेहरे पर मुस्कान लाकर फिर शादी की रौनक देखने में व्यस्त हो गई। औरतें सोने के जेवरों से ऐसी लदी हैं मानो सोने के कपड़े ही पहन रखे हों। जितने हम लोगों के पास कपड़े नहीं, उससे ज्यादा वे सोने से ढकी हैं। और तो और आदमियों तक ने जेवर पहन रखे हैं। ये सब परिवार वाले हैं। सबने एक जैसी पगड़ी पहन रखी है और परिवार की औरतों ने लाल चुनरी। आग का एक छोटा सा गोला खाने से सजी टेबल से ऊपर उठा। दाल में तड़का लगा और वातावरण में खुशबू फैल गई। भुरली ने आंखों की पुतलियां घुमाकर देखा। दाल में ताजा ताजा छौंक लगाकर परोसा जा रहा है। पानी पूरी, दही बड़ा, आलू टिकिया, कचौरी, भरवा पूरी, तरह तरह के पराठे, सब्जियां, चावल, इडली, सांभर, मिठाइयों की तो गिनती ही नहीं। और भी न जाने कितनी चीजें। भुरली को तो नाम भी नहीं पता। उसने देखी भी पहली बार। लोग खा रहे हैं। खाने से भरी प्लेटें झूठे में भी पटक रहे हैं। भुरली का मन तड़प उठा। भूख फिर सिर उठाने लगी। लेकिन फिर उसने याद किया, मूर्ति को भूख नहीं लगती। तभी 3-4 बच्चे हौज के पास आकर फोटो खींचने लगे।
उन्हें देख दूसरे बच्चे भी मचलने लगे। हम भी फव्वारा मूर्ति के साथ फोटो खिंचवाएंगे। उसके साथ फोटो खिंचवाने का सिलसिला शुरू हो गया। एक बालक ध्यान से भुरली को देखते हुए बोला, अरे ये मूर्ति नहीं है, औरत है, औरत, जिंदा औरत। साथ के दूसरे बालक भी इकट्ठे होकर भुरली को ध्यान से देखने लगे। हाँ हाँ, सब आश्चर्य में डूबे हैं। चलो चलो मम्मी को भी दिखाते हैं, कहते हुए सब चल दिए। भुरली सोच रही है, जब पुतले जैसे ही खड़े रहना है, हिलना भी नहीं है, तो ये लोग पुतला ही क्यों नहीं ले आते, खर्चा भी कम होगा और हारी बीमारी एंड टाइम पर छुट्टी का लफड़ा भी नहीं। पर यही तो दिखाना है इन अमीरों को कि हम पैसा खर्च करके जिंदा आदमी को भी पुतला बना सकते हैं। खैर ये भी ठीक ही है, आखिर हमारे रोजगार का भी तो यही सहारा है। तभी भुरली के कानों में गुनिया के जोर जोर से रोने की आवाज पड़ी। उसने निगाहें उस ओर की। रोती हुई गुनिया को चुप कराने की असफल कोशिश करती काकी उसी ओर चली आ रही है। काकी हौद के पास आकर खड़ी हो गई। देख गुनिया, फव्वारो, आहा देख फव्वारो, देख पानी, देख मूर्ति कितनी सुंदर, आहा देख लाइट जल रही है। मगर गुनिया चुप ही नहीं हो रही है। सो के उठी है, थारे से मिलाने लाई रही थी, पर रास्ता में ही रोने लगेगी, शायद भूखी है। काकी फुसफुसाई, मगर भुरली कुछ नहीं सुनती। गुनिया ने भुरली को पहचान लिया है। वह और जोर जोर से रोने लगी। हलक में आवाज फंस रही है। वह भुरली के पास आने को मचलत रही है। रो रो कर गला सूख गया है। मचल मचल कर भुरली के पास पहुंच जाना चाहती है कि जैसे अभी हौद में ही कूद जाएगी। गुनिया को वश में गुनिया को वश में करने की नाकाम कोशिश करती काकी भुरली को देखकर हतप्रभ है। भुरली सचमुच ही पत्थर की मूर्ति बन गई है। धन्यवाद। आपको कहानी कैसी लगी बताइएगा, और आपका यदि कोई प्रश्न हो तो कमेंट्स देख रही हूँ मैं। तारावती मीना जी आपका धन्यवाद। वंदना गुप्ता जी आपने पहले भी पढ़ी है, आपकी प्रतिक्रिया भी मैंने पढ़ी थी कहानी पे, जो टिप्पणी आपने की थी अभी। अलका जी धन्यवाद। तारावती मीना जी, उदय भानु पांडे जी बहुत बहुत धन्यवाद। सुषमा जी आपने बहुत सुंदर लिखा है, मालवी बोली का प्रयोग किया है इसमें। अलका जी, वास्तव में ये कहानी अंदर तक परेशान करती है। आपका कोई प्रश्न हो तो बताइए। धन्यवाद मंजुला जी, आप आई, आपने कहानी ध्यान से सुनी, आपको अच्छा लगा वाचन भी कहानी भी। कोई प्रश्न है किसी का? समय 1 घंटा हो गया है। धन्यवाद अलका जी, आपको कहानी अच्छी लगी। प्रतिभा सोलंकी धन्यवाद, आप आई, आपका आभार, आपने कहानी सुनी। काकी का चरित्र तो काल्पनिक है, भुरली का वास्तविक है। जी सुषमा जी, बाल साहित्य पे भी मैंने काम किया है और मुझे लगता है कि सभी को बाल साहित्य पर काम करना चाहिए। वैसे तो अभिव्यक्ति खुद ही अपनी विधा तय कर लेती है, और मेरी कुछ किताबें बाल साहित्य में भी अभिव्यक्त हुई हैं। मैंने अभी बताया भी था कि न तो हम पहले में किशोरों के लिए ही लिख रही थी और बाद में वो बड़ों के लिए बन गया। बाल साहित्य लिखना इसलिए जरूरी है कि हम जो पाठक नहीं हैं तो इसमें
बाल साहित्य की कमी भी एक कारण है, क्योंकि बचपन से यदि पढ़ने की आदत डालनी है तो बाल साहित्य उपलब्ध होना भी अनिवार्य है। बच्चा जब शुरू से ही पढ़ेगा हिंदी में साहित्य की किताबें, मतलब पाठ्य पुस्तकों से इतर किताबें, तो वो बड़ा होकर भी पढ़ेगा और पाठकों की कमी की समस्या भी दूर होगी। वरना आने वाले समय में तो ये समस्या और भी बढ़ने वाली है, क्योंकि सभी बच्चे अंग्रेजी माध्यम में अधिकतर पढ़ते हैं और बड़े होने पर हिंदी की किताबें आखिर क्यों पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे जब उनको उस तरह से डेवलप ही नहीं किया जाएगा। तो इसलिए बाल साहित्य बहुत जरूरी है। मेरी किशोरों और बच्चों दोनों के लिए हैं रचनाएं। बाल साहित्य पे काम होना ही चाहिए। और किसी का प्रश्न हो तो फिनिश करें। धन्यवाद मंजुला जी। अलका जी, आपको मैं उसका फोटो भेजूंगी उस लड़की का। अर्पण जी फिनिश करें। कहानी के किसी किसी कहानी के 1 या 2 ही ड्राफ्ट बनते हैं और किसी किसी के 5-6 भी बन जाते हैं। इसका कोई नियम ही नहीं है। कोई कहानी 1 ड्राफ्ट में इतनी अच्छी बन जाती है, ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन कि 1 ही ड्राफ्ट में अच्छी कहानी बन जाए। संतोष नहीं होता है, बार बार उसको देखते रहते हैं, फिर रख देते हैं, फिर बहुत समय बाद उठाते हैं, फिर देखते हैं, ऐसा चलता रहता है। कई बार बीच में अटक जाती है, फिर बहुत दिनों बाद उसका एंड मिलता है, या जहाँ पे अटकी है वो बाद में समझ में आता है कि क्या लिखना, तो बहुत दिनों तक पड़ी रह जाती है। और कोई सवाल? कमलेश पारिक जी, आप भी देख रहे हैं, अच्छा लगा, धन्यवाद आपका। मनीषा अब खत्म हो गया। कोई सवाल? अर्पण जी फिनिश कर दें क्या? थैंक यू मनीषा।
अच्छा, फिनिश पे कर दूं हल्का? एक कहानी के कोई नियम नहीं है, कभी कई ड्राफ्ट में होती है और कभी एक ड्राफ्ट में भी हो जाती है, कभी अटक भी जाती है, बीच बीच में पड़ी रह जाती है, फिर बहुत दिन बाद बनती है। जी, सभी को धन्यवाद। जन सुलभ पुस्तकालय का आभार, अर्पण जी का आभार और सभी श्रोताओं का, दर्शकों का आभार, धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे।